हेलो फ्रेंड्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पैरामीशियम के अंतर्गत जनन को पढ़ेंगे। पैरामीशियम में जनन, पैरामीशियम में जनन, यह आज का हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पेपर अपना कौन सा चल रहा है? फर्स्ट चल रहा है और पेपर का नाम क्या है? प्राणी विविधता। प्राणी विविधता, या आप कह सकते हैं इसको कहाँ से, प्रोटोजोआ से लेके और एनेलिडा तक, एनेलिडा जो फाइलम है वहां तक अपन को इसमें क्या करना है? अध्ययन करना है। ये आपकी कौन सी है? यूनिट सेकंड है। यूनिट कौन सी है? सेकंड है। और इसमें प्रोटोजोआ का जो एनिमल है उस एनिमल का नाम क्या है? पैरामीशियम। और पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शन होता है यानी कि जनन होता है उसका अपन क्या करेंगे? आज अध्ययन करेंगे। तो पैरामीशियम के अंतर्गत जनन की हम जैसे ही बात करते हैं तो पैरामीशियम में दो प्रकार के जनन पाए जाते हैं। एक तो होता है अलैंगिक जनन और दूसरा कौन सा है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, एक तो एक सेक्सुअल है और एक कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो इसमें जो पैरामीशियम होता है, अलैंगिक जनन कैसे होता है? पैरामीशियम में विभाजन के समय यानी कि पैरामीशियम में अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांस वर्स अनुप्रस्थ द्विविभाजन, अनुप्रस्थ द्विविभाजन से अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्या होती है? अलैंगिक जो जनन है उसकी प्रक्रिया है संपन्न होती है। किसके माध्यम से होती है? अनुप्रस्थ द्विविभाजन के द्वारा। अब अनुप्रस्थ द्विविभाजन किस प्रकार से होता है? यानी कि इसका अनुप्रस्थ जब द्विविभाजन होगा उस समय जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग कौन कौन से हैं? जैसे अपन सीवी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जिसे हिंदी में बोला जाता है संकुचनशील रिक्तिका, एक तो सीवी है, साथ में ही इसमें आपके कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है और लाइसोसोम है, साथ ही मुख उपकरण है, ओरल ग्रोथ मुख उपकरण, वैक्यूल, रिक्तिका, ये सब क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। और उसके बाद में पैरामीशियम की जो खांच होती है वहां से ये अलग होते हैं। इस समान क्या होंगे? जो गुरु केंद्रक और जो लघु केंद्रक है उनमें क्या हो जाता है? द्वितीकृत हो जाते हैं और उस द्वितीकृत के दौरान इनमें से समसूत्री विभाजन होगा और उत्तरी केंद्रकों का निर्माण होता है। जैसे आप डायग्राम से समझेंगे, ये आपके पास क्या है? एक पैरामीशियम का डायग्राम है। इसके अंतर्गत ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है यानी संकुचनशील रिक्तिका है, और ये इसका क्या है? गुरु केंद्रक, और ये इसका क्या है? लघु केंद्रक। ये तो है गुरु केंद्रक और ये क्या है? लघु केंद्रक। और ये आपकी क्या है? सीवी है। इसके अंतर्गत ये रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है, ये सब क्या है? पाए जाते हैं। और ये ओरल ग्लोब यानी कि मुख उपकरण है। और यहाँ पर जो दूसरी क्या पाई जाती है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी कि जो सीवी है वो पाई जाती है। अब इस सीवी जैसे ही पाई जाएगी
तो इस समय क्या होंगे, ये एक अनुप्रस्थ विभाजन से पूर्व का डायग्राम है। अब उस समय क्या हुए, इसके अंतर्गत जैसे ही अलैंगिक जनन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा, उस समय सीवी है, ये मुख उपकरण है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रिक्टिकाएं, ये क्या होती है, नष्ट हो जाती है। यानी कि सीवी, मुख उपकरण, रिक्टिका, सीवी है, मुख उपकरण है, रिक्टिका है आदि नष्ट हो जाते हैं। अब जैसे ये नष्ट हो जाते हैं तो इनके जो गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक वो क्या हो जाते हैं, दीर्घीकृत हो जाते हैं। नेक्स्ट डायग्राम के अंतर्गत क्या होगा, ये जो पैरामीशियम है इसके अंतर्गत गुरु केंद्रक और जो लघु केंद्रक है उनमें क्या होते हैं, दीर्घीकृत होते हैं। और दीर्घीकृत होने के साथ साथ उनमें समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ केंद्रकों का दीर्घीकरण होकर समसूत्री विभाजन होना, समसूत्री विभाजन होना, और उस समसूत्री विभाजन से इसमें दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। यानी कि ये दो पुत्री केंद्रक है, ये इससे बन जाते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस के अंतर्गत ये जो विलुप्त हुए जो कोशिकांग होते हैं वो कोशिकांग क्या होते हैं, वापस बनना प्रारंभ हो जाते हैं। और जो लघु केंद्रक है और जो दीर्घ केंद्रक है, लघु केंद्रक और जो गुरु केंद्रक है वो स्वयं अपने आकार में से वैसे ही वृद्धि करते रहते हैं। और पैरामीशियम के अंतर्गत अनुप्रस्थ खांच, ये ट्रांसफर जो ग्रोव है ये बनना क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। और ये जैसे ही प्रारंभ होती है तो इस से दो पुत्री पैरामीशियम का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाएगा। ये दो पुत्री जो पैरामीशियम है इनका क्या हो जाता है बेटा, निर्माण हो जाता है। सॉरी, दो पुत्री जो पैरामीशियम है इनका क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। दो पुत्री पैरामीशियम है इनका क्या हो जाता है, निर्माण। और निर्माण होने के साथ साथ इसके अंतर्गत ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये रेक्टिकाई, माइटोकॉन्ड्रियम, ये मुख उपकरण है। और ये इसके क्या है, गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक, गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक। ये इसका क्या है, गुरु केंद्रक, ये लघु केंद्रक, और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये मुख उपकरण है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये गुरु केंद्रक, और ये क्या है, लघु केंद्रक। तो इस प्रकार से इसमें क्या हुआ भाई, अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो पुत्री पैरामीशियम का निर्माण हो जाता है। तो डॉटर पैरामीशियम, पुत्री पैरामीशियम। तो इस प्रकार से सब क्या है, अनुप्रस्थ विभाजन के समय जब इसमें लैंगिक जनन होगा तो उस समय इसके जो कोशिकांग होते हैं वो तो सब क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। और जो लघु केंद्रक और जो गुरु केंद्रक होते हैं उनका क्या होता है, दीर्घीकरण। और समसूत्री विभाजन के द्वारा दो केंद्रकों का निर्माण होता है, जिनमें से एक लघु होता है, एक गुरु होता है। उसके बाद में इनमें वापस से जो उपकरण होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो बनने लग जाते हैं। और कोशिकांग जैसे ही बनने लगते हैं तो इसमें अनुप्रस्थ खांचे ये बनती है, और उसके बाद में अनुप्रस्थ खांच से ये अलग हो जाते हैं और दो पुत्री पैरामीशियम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से पैरामीशियम में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन लैंगिक जनन की हम जैसे ही चर्चा करेंगे तो लैंगिक जनन को आप प्रोटोजोआ या पैरामीशियम में लैंगिक जनन के द्वारा भी आप समझा सकते हैं। तो उसके अंतर्गत देखेंगे किस प्रकार से समझाएंगे आप लैंगिक जनन को। लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या है, क्या नहीं है। लैंगिक जनन जो होता है, यानी कि ये क्वेश्चन है आपके, या तो पैरामीशियम में लैंगिक जनन को समझाइए या फिर आपको ये प्रोटोजोआ में लैंगिक जनन है इसको समझाइए। ये दोनों
तो सेक्सुअल और क्या है एसेक्सुअल। तो अलैंगिक जनन को हम जैसे ही समझाते, इसको लैंगिक जनन को हम जैसे ही समझाएंगे तो आप क्या है या तो प्रोटोजोआ में लैंगिक जनन क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए तब भी आपको यही जवाब देना है, और पैरामीशियम में अगर लैंगिक जनन आ जाए तो आपको यही जवाब देना होगा। तो समझिए पैरामीशियम में जो लैंगिक जनन है वो निम्न विधियों द्वारा संपन्न होता है। तो यहाँ से लिखेंगे आप पैरामीशियम में लैंगिक जनन निम्न विधियों द्वारा संपन्न होता है। सबसे पहली जो विधि आती है उसका नाम है कॉन्जुगेशन, जिसको संयुग्मन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उसको संयुग्मन के नाम से जाना जाता है, कॉन्जुगेशन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो कॉन्जुगेशन है, ये संयुग्मन की जो प्रक्रिया है जो पैरामीशियम में काफी जटिल है और लंबी प्रोसेस के अंतर्गत होती है, और इसको ही हम क्या है आज कर पाए। इसके बाद में साइटोगेमी भी है इसमें, और एंडोमिक्सिस भी है, और ऑटोगेमी भी है, स्वयुग्मन, यानी कि 4-5 टाइप है। उस प्रकार से जो पैरामीशियम है वो क्या करता है? जनन करता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं जो कॉन्जुगेशन है उस कॉन्जुगेशन को किस प्रकार से समझाता हूँ। यह जो कॉन्जुगेशन की जो प्रक्रिया है जो दो जीवों में संपन्न होती है, दो जो जीव होते हैं जीवों में क्या होती है? संपन्न होती है, या मैं कहूँ दो पैरामीशियम आपस में क्या होते हैं? संलग्न होते हैं, और उसके दौरान दो जीवों में संपन्न होती है, तथा केंद्रकों का क्या होता है? केंद्रकों का आदान प्रदान होता है। केंद्रक आपस में क्या होते हैं? जैंट होते हैं। उस समय में क्या बनता है? युग्मनज बनता है, यानी जायगोट बनता है। अब इस विधि को जो पैरामीशियम के अंदर कॉन्जुगेशन की जो प्रक्रिया है वो एक पैरामीशियम की जो जाति है उस जाति का नाम है काउडेटम। इस काउडेटम जो स्पीशीज है इसके अंतर्गत कॉन्जुगेशन की जो प्रक्रिया है उसको समझाया गया है, और इस विधि के फलस्वरूप प्रत्येक जो पैरामीशियम होगा, जो कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया है इसमें प्रत्येक जो पैरामीशियम है उस पैरामीशियम से 4 सूत्री पैरामीशियमों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना, कॉन्जुगेशन क्या है? दो जीवों के अंतर्गत कॉन्जुगेशन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है, साथ ही इसमें केंद्रकों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, और पैरामीशियम की जो काउडेटम जाति है उसके अंतर्गत कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया को देखा गया है। साथ ही जो पैरामीशियम है 4 पुत्री पैरामीशियमों का क्या करता है? निर्माण करता है, और इस कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। तो नेक्स्ट आप लाइन में लिख देंगे कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है। क्या होती है? निम्न चरणों में संपन्न होती है। अब निम्न चरणों में जैसे ही संपन्न होती है तब प्रथम चरण है फर्स्ट स्टेप। इस फर्स्ट स्टेप की हम जैसे बात करते हैं तो इसको नाम क्या आप दे सकते हैं? जीव द्रव्य सेतु निर्माण। जीव द्रव्य सेतु निर्माण की जो प्रक्रिया है इस चरण के अंतर्गत होती है। इसमें क्या होता है कि जो पैरामीशियम है उसके अंतर्गत दो जो पैरामीशियम होंगे वो क्या करेंगे? आपस में आकर चिपक जाते हैं। उनकी जो आसंजक सतह होती है वहां से आकर वो क्या है? चिपक जाते हैं। ये इनका क्या है?
गुरु केंद्रक और ये लघु केंद्रक, ये इनका गुरु केंद्रक और ये लघु केंद्रक। और ये जो आसंजक यानी कि जो चिपकने वाली जो सतह है वहां पर इनका जीव द्रव्य है वो मिल जाता है और इसको जीव द्रव्य सेतु के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट के अंतर्गत क्या है, ये जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। ये गुरु है और ये कौन सा है, लघु केंद्र। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था इंट्रोडक्शन में कि पैरामीशियम के अंतर्गत दो केंद्रक पाए जाते हैं, तो गुरु और एक लघु। दोनों पैरामीशियम क्या हो गए, आपस में चिपक जाते हैं। अब अपन देखते हैं द्वितीयक केंद्र और द्वितीयक या सेकंड स्टेप, सॉरी सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के अंतर्गत क्या होगा, आपका जो गुरु केंद्रक है वो केंद्रक विघटित हो जाता है, डेस्ट्रॉयड हो जाता है, विघटित हो जाता है। उसके अंतर्गत क्या होगा, डायग्राम से अगर आप समझे हैं तो किस प्रकार से समझेंगे, ये आपका पैरामीशियम का डायग्राम है। इसको इस प्रकार से चिपका देते हैं। अब इस पैरामीशियम के अंतर्गत केवल क्या है, लघु केंद्रक ही बच जाता है और जो गुरु केंद्रक है वो क्या हो जाता है, डेस्ट्रॉयड हो जाता है, यानी कि गुरु केंद्रक विघटित होता है, गुरु केंद्रक नष्ट हो जाता है। गुरु केंद्रक है उसका क्या हो रहा है, नष्ट हो जाता है, विघटित हो जाता है। अब क्या होगा, थर्ड चरण के अंतर्गत लघु केंद्रक के अंतर्गत थर्ड स्टेप है, उस थर्ड स्टेप के अंतर्गत आप क्या करेंगे, लघु जो केंद्रक है उस केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, लघु केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होगा और उस विभाजन से 4 केंद्रकों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन से 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। यानी कि ये पैरामीशियम, ये डायग्राम आप पीडीएफ से या बुक से अच्छी तरीके से बनानी है, जीव द्रव्य सेतु है। और इसके अंतर्गत ये जो लघु केंद्रक था, इस लघु केंद्रक से 4 केंद्रकों का अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 लघु केंद्रक है उनका क्या हो जाता है, निर्माण। लघु केंद्रक कितने हैं, 4 हो गए, इनसे अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 लघु केंद्रकों का निर्माण होता है। अब 4 लघु केंद्रक में से नेक्स्ट जो स्टेप आएगी उसमें से 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फोर्थ हम अगर स्टेप की बात करते हैं, फोर्थ स्टेप, इसमें 3 लघु केंद्रकों का 3 लघु केंद्रकों का नष्ट होना। क्या होना है, 3 जो लघु केंद्रक हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, इसमें नष्ट हो जाते हैं। 3 लघु केंद्रक हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये एक लघु केंद्रक बचेगा और ये 3 हैं, ये क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। 3 लघु केंद्रकों का क्या हो गया, इसमें नष्ट हो गए। नेक्स्ट स्टेप यानी कि फोर्थ स्टेप के अंतर्गत आपने क्या लिखा, 3 जो लघु केंद्रक हैं उनका नष्ट होना है। फिर उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट स्टेप की हम जैसे ही बात करेंगे तो अब यहाँ जो शेष बचा, यहाँ जो शेष बचा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो स्टेप कौन सी है आपकी, 5, स्टेप 5। अब इस 5 स्टेप के अंतर्गत क्या है, यानी कि शेष बचा लघु केंद्र होगा वो असमान रूप से विभाजित होगा और विभाजित होने के साथ साथ यानी कि बचा या शेष बचा लघु केंद्रक असमान रूप से
असमान रूप से विभाजित होगा और विभाजित होने के साथ साथ वह दो केंद्रकों में बढ़ जाता है। विभाजित होता है जो एक बड़ा व एक छोटा, एक तो बड़ा एवं एक क्या होता है छोटा केंद्रक बना लेता है, केंद्रक बना लेता है। इनमें से जो बड़ा केंद्रक होता है, जो बड़ा केंद्रक है उसको अचल युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? अचल युग्मक कहते हैं। और जो छोटा होगा उसको चल युग्मक कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? जो छोटा होगा उसको तो चल युग्मक कहेंगे और जो बड़ा होगा उसको क्या कहेंगे? अचल युग्मक कहेंगे। अब इसके बाद में आप हमारा डायग्राम बनाना चाहेंगे तो इसके बाद में ये इसका डायग्राम हो जाएगा। ये तो क्या है बड़ा और एक क्या है छोटा, एक बड़ा और एक क्या है छोटा। ये बड़ा वाला तो क्या है अचल युग्मक है और ये क्या बन गया चल युग्मक बन गया। अब नेक्स्ट तो देखिए आपकी जो छठी स्टेप है इसमें क्या है भाई संयुग्मक। भाई संयुग्मक में क्या होता है? ये जो चल युग्मक होता है और ये जो अचल युग्मक होता है ये दोनों क्या होते हैं? आपस में स्थानांतरण होते हैं और स्थानांतरण होने के बाद में इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन के द्वारा ये युग्मनज केंद्रक बनाते हैं और पैरामीशियम की इस अवस्था को वही संयुग्मन के नाम से जाना जाता है। वही संयुग्मन है के नाम से इसको क्या है जाना जाता है। अब इसके बाद में देखेंगे दोस्तों ये क्या है वो आपको पूर्व के वीडियो में कुछ रह गया था तो अब इसको सही स्टेप से इस प्रकार से समझेंगे। ये छठी स्टेप की। अब आपकी जो स्टेप 7 आती है उसमें क्या होगा? वही संयुग्मन के पश्चात जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाएंगे। ये जो पैरामीशियम होंगे ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। भाई संयुग्मन के पश्चात पैरामीशियम एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाएंगे। यानी कि ये जो द्विध्रुवीय सेतु है ये मतलब टूट जाएगा, अलग हो जाएंगे। और अलग होने के पश्चात युग्मनज में 3 केंद्रक विभाजन होते हैं। युग्मनज में 3 केंद्रक विभाजन होते हैं और ये 3 जो केंद्रक विभाजन है इन 3 केंद्रक विभाजन के फलस्वरूप 8 केंद्रकों का क्या होता है? निर्माण होता है। 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। तो आप इसके अंतर्गत 8 केंद्रक है वो बनाएंगे। ये 4 तो कैसे होते हैं? इसमें से लघु और 4 क्या होते हैं? दीर्घ। तो ये 4 तो क्या है? गुरु केंद्रक है इसके अंतर्गत और 4 ही कौन से हैं इसमें? लघु केंद्रक है। ये जो स्टेप है ये 7 के अंतर्गत आपको लिखना है। इनमें से 8 केंद्रों में से 4 केंद्र की तरह व 4 लघु केंद्र की तरह इनको मान लिया जाता है। यानी कि युग्मन के पश्चात 3 केंद्र विभाजन होंगे, 8 केंद्रों का निर्माण होगा जिसमें से 4 को तो गुरु केंद्रक मान लेते हैं और 4 को लघु केंद्रक मान लेंगे। 4 को गुरु मान लेंगे और 4 को लघु केंद्रक मान लेते हैं। अब इनको जैसे ही मान लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप के अंतर्गत 4 लघु केंद्रकों में से 3 लघु केंद्रक नष्ट हो जाते हैं।
तो आपके स्टेप आ जाएगी 8 नंबर की, जिसमें से आपके 4 लघु केंद्रक में से 3 नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 3 नष्ट हो जाते हैं। तो अब इनकी जैसे नष्ट हो जाएंगे तो इनकी जो स्थिति है वो किस प्रकार से रहेगी, यानी कि ये है, इनमें से ये 4 तो आपके पास क्या है? गुरु केंद्रक है, और एक इनमें बचेगा, और 3 जो लघु केंद्रक है वो क्या? नष्ट हो जाएंगे। ये तो कौन से हैं आपके पास? गुरु, और ये कौन से हैं? लघु। तो मैंने कहा 4 लघु केंद्रक में से 3 नष्ट हो जाते हैं। ये 3 है आपके पास, नष्ट हो गए, और क्या बचता है? 1 बचता है। अब इन एक को देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप के अंतर्गत स्टेप आ जाएगी आपकी 9। इस 9 स्टेप के अंतर्गत अगली जो प्रोसेस होगी उसमें क्या है? शेष 1 लघु केंद्रक विभाजन करता है और 2 लघु केंद्रकों का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत शेष 1 केंद्रक क्या करता है? विभाजन करेगा, और विभाजन करके 2 लघु केंद्रकों का निर्माण करता है। लघु केंद्रकों का निर्माण करता है। तो लघु केंद्रकों का देखो किस प्रकार से निर्माण होगा। ये आपके पास 4 कौन से हैं? गुरु है, और ये एक आपके पास क्या बन जाएगा? लघु बन जाएगा। इस प्रकार से दोनों पैरामीशियमों के अंतर्गत 4 गुरु केंद्रक ऐसे कैसे, और 2 इसमें क्या बन जाते हैं? लघु केंद्रक बन जाते हैं। ये कौन से हैं? लघु केंद्रक है। अब जैसे ही इनके 2 लघु केंद्रकों का निर्माण होता है, जिससे 2 पुत्री पैरामीशियम है, इनका क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। ये 2 पुत्री पैरामीशियम है, इनका निर्माण होगा, यानी कि एक पैरामीशियम को हम देते हैं नेक्स्ट स्टेप 10। इसके अंतर्गत 2 पुत्री पैरामीशियम बनेंगे, और इस अब 2 पुत्री पैरामीशियम, यानी कि इनसे जैसे करेंगे तो एक पैरामीशियम ये बन जाएगा, और एक पैरामीशियम ये बन जाएगा। इससे क्या है? ये अलग हो जाएगा। जिसके अंतर्गत क्या है? 2 तो गुरु केंद्रक है, 1 लघु, 2 ही, वो 4 तो गुरु केंद्रक है सॉरी, और 2 क्या है? लघु केंद्रक है। अब इनके अंतर्गत क्या है? जैसे ही एक पैरामीशियम अपन यहाँ लेते हैं, जिसमें क्या है? 4 लघु केंद्रक, वो 4 तो गुरु केंद्रक, और 2 क्या है? लघु केंद्रक है। अब इन लघु केंद्रक इसमें जैसे विभाजन हुआ, तो ये आपके पास पैरामीशियम है, जिसमें 2 तो क्या है? गुरु केंद्रक है, और 2 एक क्या है? लघु केंद्रक है। ये क्या है? 2 गुरु केंद्रक और 1 क्या है? लघु केंद्रक है। अब इस केंद्रक के अंतर्गत जैसे अपन विभाजन की प्रक्रिया को समझेंगे, तो अब इसके अंतर्गत पैरामीशियम का जो लघु केंद्रक है उसमें विभाजन होगा। जैसे ही एक विभाजन हुआ, ये तो आपके पास गुरु केंद्रक, और ये क्या है? इसमें लघु केंद्रक। फिर इसी से एक और बनेगा, ये पैरामीशियम, ये क्या है? गुरु केंद्रक, और ये क्या है? लघु केंद्रक। इस पैरामीशियम से 2 बन गए, और इस वाले से देखेंगे फिर ये, और एक और इससे और बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके पास क्या बन गए? एक पैरामीशियम है, इससे 4 पैरामीशियम है, उनका क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अब जैसे ही अपन अगर इस स्टेप को देखते हैं एक बार देखा दोबारा से, तो जैसे अपन दोबारा से देखेंगे तो इनकी जो स्टेप है वो देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है, उस फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत आपने स्टेप फर्स्ट जीव द्रव्य सेतु, फिर आपके पास क्या है? सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप के अंतर्गत आपने क्या है? जो गुरु केंद्रक है, गुरु केंद्रक का क्या हुआ? विघटन हुआ। थर्ड स्टेप है, उसके अंतर्गत अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन।
और असूत्री जैसे ही विभाजन हुआ तीसरी स्टेप के अंतर्गत, तो जिससे क्या बन गए, इसमें 4 आपके पास केंद्रकों का निर्माण होता है। 4 लघु केंद्रक। 4 लघु केंद्रकों का जैसे ही निर्माण होगा तो उनमें से 4 में से फिर नेक्स्ट स्टेप है, उसमें से क्या है, 3 नष्ट हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, लघु केंद्रक। अब 3 जैसे ही नष्ट होते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में फिर बचा यानी कि शेष लघु केंद्रक विघटित होकर 2 बड़े केंद्रक कौन कौन से, एक बड़ा और एक क्या करता है, छोटा, इन केंद्रों का निर्माण करेंगे और इसमें से एक को चल, एक को क्या मान लेंगे अपन, अचल मान लेंगे। 6 के अंतर्गत आपके क्या होती है, बही संयुग्मन की प्रक्रिया होती है। बही संयुग्मन के बाद में आपके 7वें नंबर पे जो प्रोसेस होगी उसमें क्या होंगे, 8 केंद्रक बनेंगे। इसमें से 4 तो आपको लघु है और 4 क्या मानने हैं, गुरु। 8 नंबर की जो स्टेप है, उस 8 नंबर की स्टेप के अंतर्गत क्या होगा कि 4 लघु केंद्रकों में से 3 नष्ट हो जाते हैं। 4 लघु में से 3 नष्ट हो जाते हैं। तो 9 नंबर की जो प्रोसेस रहेगी उस प्रोसेस के अंतर्गत फिर 2 लघु केंद्रकों का क्या होता है, निर्माण होता है। और 10 के अंतर्गत फिर जो 2 है उनसे भी लघु केंद्रकों का निर्माण होकर 4 पुत्री पैरामीशियम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बही संयुग्मन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। इसको जैसे ही आप बारीकी से समझेंगे तो आपके ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।